तो स्किन जो है उसकी डिसीज कंडीशन शुरू करने से पहले हम स्किन जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मतलब स्किन जो है उसकी बनावट कैसी है और हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करती है उसको समझ लेते हैं, ताकि स्किन की डिसीज जो है उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो कि पूरी बॉडी को कवर करने का काम करता है। एक तरह से देखें तो स्किन जो है वो हमारी बॉडी की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मतलब सुरक्षा देने वाली एक कवर या आवरण होता है। ये क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो भी ओरिफिस जो होते हैं जैसे कि माउथ है, नोज है, एनल है, तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है और पूरी बॉडी को कवर करता है। स्किन की अगर साइज अगर देखें, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन है तो इसकी अगर साइज अगर देखते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों में स्किन की साइज अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी का आकार बड़ा है तो स्किन की साइज उसमें ज़्यादा होगी, आकार छोटा है बच्चे है तो उसमें कम होती। लेकिन एक एवरेज एडल्ट के अंदर अगर देखते हैं तो स्किन की साइज जो होती है वो 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर तक होती है। और अगर स्किन जो है उसके स्ट्रक्चर अगर देखते हैं कि स्किन की बनावट कैसी है, तो स्किन जो है उसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक तो सबसे आउटर तो एपिडर्मिस होती है जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है जो कि बीच की लेयर होती है। डर्मिस जो होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है। तीसरा जो होते हैं वो इसके एसेसरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं। एसेसरी स्ट्रक्चर के अंदर एक तो हेयर आते हैं, दूसरा सीबेसियस ग्लैंड जो है वो है, एक स्वेट ग्लैंड जो है वो होती है और एक नेल जो है वो होते हैं। अगर बनावट अगर देखते हैं तो एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल जो होती है उसकी बनी होती है। मतलब एक तरह से देखें तो एपिडर्मिस जो है वो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका ही केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है जो हमने टिश्यू के अंदर पढ़ा था उससे बना होता है। एपिडर्मिस जो होती है उसमें भी बहुत सारे सेलों की लेयर होती है, जिसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो बेसल लेयर होती है। ये बेसल लेयर जो होती है उसके जो सेल जो होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूब आकार के होते हैं और ये जस्ट डर्मिस जो होती है उसके ऊपर स्थित होती है। डर्मिस और दूसरा बेसल लेयर जो है उसके बीच में एक फाइन मेम्ब्रेन होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक्चुअली ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एक फ्लूइड जो है उसकी पतली सी लेयर होती है, जस्ट फ्लूइड की लेयर ही होती है जो क्या करती है कि ये जो डर्मिस एपिडर्मिस जो होती है उसको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करती है। एक्चुअली एपिडर्मिस जो होती है उसी के अंदर किसी प्रकार की कोई ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई नहीं होती और ब्लड सप्लाई जब नहीं होगी तो उसको न्यूट्रिशन जो भी होता है जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वो कहाँ से मिलेगा। तो वो जो प्रोवाइड कराने का काम करता है वो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो उसको प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये जो बेसल लेयर की जो सेल होती है जो क्यूब आकार की होती है वो तेजी से डिवाइड होती है, मतलब उनमें सेल डिवीजन जो होता है बहुत तेजी से होता है और लगातार इसके अंदर सेल डिवीजन जो है वो होता रहता है। जैसे जैसे इनके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा सेल जो है वो डिवाइड होकर ऊपर की तरफ क्या करती है ग्रोथ करती रहेगी। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करती जाएगी उसका जो आकार जो होता है शेप वो क्या होता है चेंज होता जाएगा। मतलब शेप जो पहले क्यूबॉइडल था उसकी जगह पर वो पहले तो कोलुमिनार सेल के अंदर बदल जाएगी इस तरह से और ज़्यादा डिवाइड होकर ऊपर की तरफ जाएगी तब थोड़े और शेप चेंज हो जाएगा उसका। और जैसे ऊपर की लेयर पर अपर लेयर जो है सरफेस लेयर वहाँ पर पहुँचते हैं ये सेल जो होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं चपटे हो जाते हैं, मतलब फ्लैट हो जाते हैं। और फ्लैट होने के बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है एब्सेंट हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। और उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म फिर क्रिएटिन करके एक प्रोटीन होता है उसके अंदर रिप्लेस हो जाता है। मतलब होता क्या है यहाँ पर जैसे सेल डिवाइड होकर ऊपर की तरफ जाएगी उनका शेप तो चेंज होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि ऊपर जाने पर उसमें ब्लड सप्लाई तो नहीं है उसके कारण उसको न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाएगा। जैसे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा वो सेल क्या हो जाएगी डेड हो जाएगी, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी और डेथ होने के बाद वो सेल डेड हो जाएंगे और साथ ही उनका शेप जो है वो भी चेंज हो जाएगा। वो शेप कैसा हो जाएगा चपटा जो है मतलब फ्लैट जो है उसमें बदल जाएंगे वो। और फ्लैट बनने के बाद फिर क्या होगा क्योंकि सेल डेड होगी उसके कारण से उसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो फिर क्या होता है एक केराटिन करके एक प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के अंदर रिप्लेस हो जाता है और केराटिन प्रोटीन जो है उसके सेल के अंदर क्या होगा जमा हो जाएगा। केराटिन जमा होने के कारण से सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है ये फिर किस में बदल जाएगी हार्ड लेयर के अंदर या टफ लेयर जो होती है उसके अंदर बदल जाएगी और उसके कारण से ये क्या करेगा कि सबसे ऊपर वाटरप्रूफ जो लेयर वो बना देगा। वाटरप्रूफ लेयर मतलब जिससे पानी जो होता है वो अंदर नहीं जा सकता उस प्रकार की लेयर जो है वो बनाने का काम करेगी। ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर जो होती है सुपरफिशियल लेयर ये क्या होती है रब्ड ऑफ होती रहती है। रब्ड ऑफ मतलब जैसे जैसे घिसते जाएंगे ये सेल जो होती है वो डेड होकर या रब होकर हटती रहेगी, घर्षण के द्वारा हटती रहती है और उसकी जगह पर नए सेल जो है जैसे डिवाइड होते जाएंगे वो उसकी जगह लेते जाएंगे।
लगभग 1 महीने के अंदर पूरी ऊपर की एपिडर्मिस जो होती है वो पूरी क्या होती है, रब्ड ऑफ हो जाती है। उसकी जगह पर क्या होती है कि नई एपिडर्मिस जो है वो वहां पर आ जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। ये कंटिन्यूस बेसल सेल जो है वो पूरी लाइफ टाइम क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। जैसे डिवाइड होते रहेंगे सेल ऊपर की तरफ ग्रोथ करते रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो चपटे सेल बदलेंगे और ये सेल जो होती है वो रब्ड ऑफ होती रहेगी, और मतलब रब होके वहां से हटती रहेगी, और उसकी जगह पर नए सेल जो होते हैं वो वहां पर उसकी जगह लेते रहेंगे, और ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। इसके अलावा ये जो बेसल लेयर जो होती है उसके अंदर एक सेल होता है, मेलानोसाइट सेल होते हैं। ये जो मेलानोसाइट सेल जो होते हैं वो मिलेनिन करके एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का सिक्रेशन करते हैं। यही मिलेनिन पिगमेंट जो है वही क्या करता है, स्किन जो है उसको कलर देने का काम करता है। जैसे किसी का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये जो कलर जो स्किन का मिल रहा है वो कलर मेनली जो मिलेनिन पिगमेंट जो होता है या मेलानोसाइट सेल जो होता है उसके द्वारा, ये जो मिलेनिन पिगमेंट सिक्रेट हो रहा है उसके द्वारा ही दिया जाता है। अब ये जो मिलेनिन जो है उसका जो निर्माण जो है वो डिपेंड करता है जेनेटिकली, मतलब जेनेटिकली मतलब उसका जीन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के आधार पर क्या होता है कि मिलेनिन का सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। यदि मिलेनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो स्किन का कलर जो है वो उसको टोन मिलेगी, स्किन जो है वो डार्क कलर की हो जाएगी। मिलेनिन का सिक्रेशन यदि कम होता है तो स्किन का कलर जो है वो व्हाइट कलर जो है उस तरह की स्किन हो जाएगी। इसी कारण से जैसे साउथ इंडियन जो होते हैं तो उनका स्किन जो है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, जबकि वेस्टर्न लोग जो होते हैं उनके स्किन का कलर क्या होता है, एकदम लाइट होता है। इसके अलावा मिलेनिन जो है उसका मुख्य फंक्शन जो होता है वो यूवी रेज जो होती है, सूर्य प्रकाश की जो किरणें होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसके कारण से ही सन एक्सपोजर एरिया जो भी होता है, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो उस समय क्या होता है कि मिलेनिन जो है उसका सिंथेसिस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मिलेनिन का सिंथेसिस बढ़ने के कारण से क्या होगा कि ये मिलेनिन जो है वो सूर्य का प्रकाश के अंदर जो यूवी रेज जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके स्किन जो है उसको डैमेज होने से बचाने का काम करता है। तो ये तो हो जाए कि एपिडर्मिस जो है वो, एपिडर्मिस जो है उसके जस्ट नीचे जो होती है वो डर्मिस होती है। डर्मिस जो है और एपिडर्मिस दोनों के बीच कनेक्शन जहाँ होता है वहाँ पर फिर एपिडर्मिस जो है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब उभरे हुए प्रोजेक्शन होते हैं। जो ये प्रोजेक्शन होते हैं उसको डर्मल पेपिला कहा जाता है। ये डर्मल पेपिला जो है उसके कारण से क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस जो होती है उस डर्मिस के साथ एक तरह से फिक्स हो जाएगी, मतलब एक तरह से अच्छे से चिपक जाती है। इसके अलावा डर्मल पेपिला के कारण से क्या होता है कि यहाँ स्किन जो है उसके अंदर ग्रूव्स बनेंगे, और ग्रूव्स बनने के कारण से क्या होगा कि ये जो सेल जो होती है ग्रोथ करने वाली सेल, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है तो उनको क्या मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन जो है वो मिलता रहेगा। इसके अलावा डर्मल पेपिला जो है उसके कारण से क्या होता है कि हाथ जो है या बॉडी के ऊपर इस तरह से उभार बनते हैं, स्किन के ऊपर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, वो इस डर्मल पेपिला के कारण से होते हैं। हाथ जो है वहाँ के जो डर्मल पेपिला जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एक लाइन के अंदर होते हैं, और लाइन के अंदर होने के कारण से ही हाथ जो है या पैर जो है वहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है वो बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर डर्मल पेपिला जो होते हैं वो एक सीरीज के अंदर या एक पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं, उसी के कारण से वहाँ फिंगरप्रिंट बनते हैं। डर्मिस अगर देखें तो डर्मिस जो होती है वो मेनली कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी बनी होती है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर होते हैं। इसके अलावा डर्मिस जो है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेल जो है वो होती है, उसमें एक तो मैक्रोफेजेस सेल होती है। इन जो मैक्रोफेजेस सेल जो होती है वो मेनली क्या करते हैं कि फॉरेन पार्टिकल जो भी है या माइक्रोब जो है उसको फेगोसाइटोसिस मतलब उनको किल करने का काम करते हैं। दूसरी सेल जो होती है वो फाइब्रोब्लास्ट होती है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो मेनली कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर जो है उसको सिक्रेट करने का काम करती है। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वही क्या करते हैं कि स्किन जो इसके अंदर इलास्टिसिटी जो होती है जिसके कारण खिंचाव होता है स्किन के अंदर, वो देने का काम ये इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वही करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, उसके कारण से स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है या लॉस हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम या ओबेसिटी के टाइम क्या होता है कि इलास्टिक फाइबर जो है वो खिंचाव होने पर टूट जाते हैं, और टूटने के कारण से स्किन जो है उसके अंदर व्रिंकल जो होते हैं मतलब सलवटें बनती है, या उसके ऊपर जो धारियाँ बनती है वो धारियाँ बनती है। तीसरे टाइप की जो सेल होती है वो मास्टर सेल होती है। ये जो मास्टर सेल होती है वो क्या करती है कि केमिकल होते हैं उसको रिलीज करती है, जो मेनली स्किन के अंदर जो इन्फ्लामेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो एपिडर्मिस और डर्मिस जो है उसके बीच में फ्लूइड की पतली लेयर होती है, और उसके कारण से क्या होता है जब भी एपिडर्मिस के ऊपर इंजरी होती है, चोट लगती है, हीट लगती है, तो उसके कारण से यहाँ पर फ्लूइड जो है आके जमा हो जाता है, और फ्लूइड जमा होने के कारण से ही फिर एपिडर्मिस जो है उसके अंदर क्या बन जाता है, फोफोरा जिसको हम ब्लिस्टर कहते हैं या छोटा सा फुंसी जिसको वेसिकल कहते हैं वो बन जाती है। डर्मिस जो है उसके अंदर अगर देखें तो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो डर्मिस के अंदर होते हैं। डर्मिस के अंदर जो होता है स्ट्रक्चर उसमें एक तो ब्लड वेसल्स होती है। डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स जो होती है वो मेनली डर्मिस जो है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, न्यूट्रिशन ग्लूकोज जो है वो देने का काम करती है।
ये ब्लड सब वेसल्स जो होती है वो पूरा नेटवर्क बिछा होता है डर्मिस के अंदर, जो कि यहाँ पर जो बेसल लेयर जो होती है उसका जो बेस होता है वहाँ तक फैली हुई रहती है। इसके अलावा एपिडर्मिस जो है उसके अंदर ब्लड वेसल जो होती है वो एब्सेंट रहती है, वो प्रेजेंस नहीं रहती। दूसरा इसके अंदर नर्व होती है। नर्व जो है वो मेनली क्या होता है, इसके अंदर नर्व फाइब्री जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए रहते हैं। नर्व फाइब्री जो होते हैं वो मेनली सेंसेशन जो होते हैं उसको रिसीव करती है। ये नर्व फाइब्री जो होती है वो मेनली सेंसेशन जैसे कि हीट का है या टेम्परेचर का है, टच का है, पेन का है, प्रेशर जो होता है, दबाव पड़ता है, उसके सेंसेशन जो है रिसीव करने का काम करती है। ये जो नर्व फाइब्री जो होते हैं उसके जो एंडिंग होती है, फ्री एंडिंग होती है, वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। इसमें जो रिसेप्टर होते हैं उसमें एक तो मेसिनस रिसेप्टर होते हैं जो कि जस्ट बेसल लेयर के नीचे स्थित होते हैं, और ये मेसिनस रिसेप्टर जो होते हैं वो टच जो है उसका और टेम्परेचर जो होता है मतलब तापमान उसके सेंसेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। जबकि डीप के अंदर जो रहते हैं वो पेसिनियन रिसेप्ट कॉर्पस्कल होते हैं या पेसिनियन रिसेप्टर होते हैं, और ये पेसिनियन कॉर्पस्कल या रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेशर जो होता है, दबाव जिसको कहते हैं अपन, उसके सेंसेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। मतलब स्किन को जब दबाया जाता है, दबाव का जो सेंसेशन जो है ये पेसिनियन रिसेप्टर जो होते हैं वो रिसीव करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे फ्री नर्व एंडिंग होती है। ये जो फ्री नर्व एंडिंग जो होती है एपिडर्मिस के नीचे जस्ट, वो फिर क्या करता है, पेन जो है उसके सेंसेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। ये सभी अपने जो सेंसेशन जो है उसको क्या करते हैं फिर इम्पल्स के अंदर बदल देते हैं, और इम्पल्स में बदलने के बाद ये क्या करता है कि जो नर्व होती है सेंसरी नर्व उसके द्वारा ये ब्रेन को पहुंचते हैं। तो ब्रेन को पहुंचने के बाद हमें जो सेंसेशन जो होता है टच का, हीट का, पेन का, उस सेंसेशन का हमें पता चलता है। डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड होती है। ये स्वेट ग्लैंड जिसको पसीना ग्रंथियां कहा जाता है, ये पसीना ग्रंथियां स्वेट ग्लैंड जो होती है वो एक ट्यूब के समान होती है, जो कि ट्यूब के द्वारा एपिडर्मिस जो है वहां पर ओपन होती है, और इसकी जो ग्रंथि जो होती है वो पूरी ट्यूब जो होती है वो कुंडली बना लेती है, और ये कुंडली जो होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है उसके अंदर स्थित होती है। ये स्वेट ग्लैंड जो होती है वो मेनली स्वेट जिसको पसीना कहते हैं उसको रिलीज करती है, और पसीने के द्वारा ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने का काम करती है। अगला जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर वो हेयर होते हैं। हेयर के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो स्किन के बाहर वाला पार्ट होता है वो तो शाफ्ट हो जाएगा, और दूसरा डर्मिस जो है उसके अंदर स्थित होता है जिसको रूट कहा जाता है या जड़ जिसको कहा जाता है। ये जो रूट जो होते हैं उसके अंदर हेयर फॉलिकल होते हैं। ये जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उससे ही बनते हैं, मतलब उसी प्रकार के सेल जो होते हैं उससे बने होते हैं। ये जो हेयर फॉलिकल होता है उसका जो बेस जो होता है उसको हेयर बल्ब कहा जाता है। ये जो हेयर बल्ब जो होता है वहाँ पर कोशिकाओं का पूरा एक समूह होता है, मतलब एक तरह से गुच्छा होता है या क्लस्टर होता है, और यहाँ की जो कोशिकाएं जो होती है, हेयर बल्ब की जो कोशिकाएं जो होती है वो मेनली बहुत तेजी से क्या होती है, डिवाइड होती रहती है, मतलब उसमें सेल डिवीजन होता रहेगा, और जैसे जैसे इसके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा वो सेल जो है वो ऊपर की तरफ क्या करती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी। हेयर बल्ब जो है उसको जो ब्लड मिलता है वो मेनली यहाँ से कैपिलरीज जो होती है उसके द्वारा इसको ब्लड मिलता रहेगा और न्यूट्रिशन जो है मिलता रहेगा। जैसे जैसे हेयर बल्ब की सेल जो होती है उसमें सेल डिवीजन होता रहेगा, कोशिकाएं नई बनती रहेगी, और ये नई कोशिकाएं जो है ऊपर की तरफ क्या करती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी। जैसे जैसे कोशिकाएं ऊपर की तरफ ग्रोथ करती रहेगी उनको न्यूट्रिशन जो है मिलना बंद हो जाएगा। न्यूट्रिशन मिलना बंद होने के कारण से ये जो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी और नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाएगी, और उसके बाद उनके भी साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिएटिन जो होता है वो आके जमा हो जाएगा। क्रिएटिन जमा होने के कारण से ये जो सेल जो होती है वो फिर क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, टफ्ट हो जाएगी, और हेयर के रूप में क्या होगी, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती रहेगी। इसके अलावा ये जो सेल जो होती है क्लस्टर सेल, वहाँ पर मेलानोसाइट सेल होती है, और ये मेलानोसाइट सेल जो होती है वो मेलानिन पिगमेंट जो है उसको प्रोड्यूस करती है। इसी मेलानिन पिगमेंट के कारण से हेयर जो है उसको कलर मिलता है, ब्लैक कलर के हेयर हो जाते हैं, तो वो इस मेलानिन पिगमेंट जो है उसके कारण से मिलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी यहाँ की जो सेल जो है वो मेलानिन पिगमेंट जो है उसका प्रोडक्शन कम कर देगी, निर्माण कम कर देगी, और उसका निर्माण कम होने के कारण से हेयर जो है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। तो व्हाइट कलर के हेयर जो होने का मुख्य कारण जो है वो उनके बेस के अंदर मेलानिन पिगमेंट जो इसका निर्माण नहीं हो पाता, उसके कारण से होता है। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स जो है उससे जुड़ी हुई एक सीबेसियस ग्लैंड होती है। ये जो सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो एक ऑयली सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती है जिसको सीबम कहा जाता है। ये जो सीबम जो होता है वो फिर स्किन के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद क्या करता है कि हेयर जो है उस पर और स्किन के ऊपर क्या होता है, फैल जाता है।
ये हेयर जो होता है उसको तो क्या करता है कि सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, साथ ही साथ क्या करता है कि स्किन के ऊपर फैलता है, उसके कारण से स्किन जो होती है उसको एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्ट जो है वो है या क्रैक या ड्राई होने से प्रिवेंट करने का या बचाने का काम करता है। साथ ही साथ ये यहाँ से वाटर का लॉस जो है उसको भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये जो सीबम जो होता है उसके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ये माइक्रोब जो है उसको भी क्या करता है, किल करने का काम करता है। एक तरह से स्किन जो है उसको माइक्रोब से इन्फेक्शन जो होने से बचाने का भी काम करता है। सेबेशियल ग्लैंड जो है उसकी संख्या स्काल्प जो है मतलब सिर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा फेस है, एक्जिला है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। कुछ एरिया होते हैं वहाँ पर सेबेशियल ग्लैंड जो होती है वो एब्सेंट रहती है, जैसा कि पाल्म जो है वहाँ पर सेबेशियल ग्लैंड नहीं रहती। पैरों के जो सोल जो होते हैं वहाँ पर भी सेबेशियल ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा हेयर फॉलिकल जो है उससे लगे हुए एक स्मूथ मसल्स होते हैं जिसको एरेक्टर पीली मसल्स कहा जाता है। ये एरेक्टर पीली मसल जो होती है वो एक प्रकार के स्मूथ मसल्स होती है। जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हेयर जो होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो मेनली कुछ विशेष परिस्थितियां है, जैसे कि डर के समय या फिर सर्दियों के समय होता है। सर्दी और डर के समय ये मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उसके कारण से बाल जो है खड़े हो जाते हैं, जिसको सामान्य भाषा में रोंगटे खड़े होना कहते हैं। जैसा कि डर के समय या सर्दियों के समय बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। सर्दियों के समय मेनली क्या होता है कि शिवरिंग होती है, शिवरिंग के कारण से स्केलेटल मसल्स जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कंटिन्यूस, तो उसके कारण से हीट का प्रोडक्शन होता है। उसी समय बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण से, जिससे एयर जो इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और एयर ट्रैप होकर वहां से क्या होता है, हीट का जो लॉस हो रहा है बॉडी से वो हीट लॉस को ये प्रिवेंट करता है। अगला जो स्ट्रक्चर होता है स्किन के अंदर वो नेल होते हैं। नेल का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया नहीं है। नेल जो होते हैं वो मेनली क्या होता है कि बेसल लेयर जो होती है वहां से डिराइव होते हैं। वहां के सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूस क्या होती है, डिवाइड होती रहेगी। डिवाइड होने के बाद फिर वो सेल जो होती है वो फिर क्या होती है, फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है। और चपटी होने के बाद क्या होती है, उसको डेड हो जाती है। डेड होने के बाद नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाएगी और उसके बाद उसमें भी क्या होता है, क्रिएटिन जो होता है वो जमा हो जाता है। और क्रिएटिन जमा होने के कारण से क्रिएटिन की प्लेट जो है वो पूरी बन जाती है। और ये प्लेट जो होती है वो मेनली क्या होती है, फिंगर का जो टिप होता है उसके आगे निकली हुई रहती है। ये क्या करती है, मेन चीज़ कि फिंगर टिप जो होता है उसका प्रोटेक्शन देने का काम करती है, मतलब उसको इंजुरी जो है उससे बचाने का काम करती है। नेल जो इसकी जो रूट जो होती है वो मेनली एपिडर्मिस जो उसके अंदर धसी हुई रहती है। उस रूट के चारों तरफ एपिडर्मिस जो है उसकी लेयर होती है जिसको कुटिकल कहा जाता है। और यहाँ पर जो कुटिकल वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पर नेल जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि व्हाइट कलर का ऐसा अर्धचंद्राकार होता है या पीले कलर का अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होता है या कलर चेंज हो जाता है। ये जो कलर चेंज होता है उसको लुनुला कहा जाता है। तो ये तो नेल जो है वो हो जाएंगे। और ये था स्किन जो है उसका जो स्ट्रक्चर जो है कि स्किन जो इसकी बनावट कैसी है वो। अब बात करते हैं स्किन जो है उसके फंक्शन की। स्किन जो है वो हमारी बॉडी में क्या काम करती है। अगर स्किन जो है इसके अगर फंक्शन अगर देखते हैं तो पहला फंक्शन जो होता है मुख्य वो तो प्रोटेक्शन का है कि स्किन जो होती है वो क्या करती है, बॉडी को सुरक्षा देने का काम करती है। स्किन पूरी बॉडी को कवर करती है और कवर करके बॉडी के नीचे के जो डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो भी है उसको सुरक्षा देने का काम करती है। मेनली छोटे मोटे ट्रॉमा जो होते हैं, छोटी सी माइनर इंजरी जो है उससे बचाती है। दूसरा जो प्रोटेक्शन देती है वो देती है यूवी रेज जो होती है उससे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सूर्य के प्रकाश के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ये रेज क्या कर सकती है कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्किन के अंदर क्या होता है, मेलानोसाइट सेल जो कि मेलानिन पिगमेंट रिलीज करती है और ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है ये यूवी रेज जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके स्किन जो है उसको डैमेज होने से बचाने का काम करती है। इसी मेलानोसाइट सेल के अंदर कैंसर बन सकता है, उसको मेलानोमा कहा जाता है। तीसरा ये प्रोटेक्शन देती है जो माइक्रोब जो होते हैं, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, उससे भी प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। स्किन जो होती है उसके अंदर जैसे माइक्रोब्स एंट्री करते हैं स्किन के अंदर फेगोसाइटिक सेल होते हैं जिसको डेंड्रिटिक सेल कहा जाता है। ये डेंड्रिटिक सेल जो होती है वो क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं उसको एनगल्फ कर लेंगे, उसको फेगोसाइटोसिस के द्वारा किल कर देते हैं। तो इस तरह से बॉडी जो है उसको इन्फेक्शन जो है उससे भी बचाने का काम करते हैं। तो एक तो काम जो है मुख्य वो प्रोटेक्शन का हो जाएगा। दूसरा काम जो होता है स्किन का होता है रेगुलेशन का। रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर जो होता है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। नॉर्मल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है वो 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर न तो ज़्यादा बढ़ता है न कम होता है। कुछ कुछ कंडीशन जो होती है उस समय टेम्परेचर जो जैसे एक्सरसाइज करने के कारण से या ओवुलेशन के टाइम या फीवर के टाइम टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। अदरवाइज टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम जो है वो भी स्किन का होता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो स्किन का तरीका होता है वो एक तो रेडिएशन के द्वारा मेंटेन करती है, दूसरा जो होता है वो मेन एवापोरेशन के द्वारा मेंटेन करती है, एक कन्वेक्शन जो होता है कंडक्शन के द्वारा मेंटेन
करते हैं। एवापोरेशन के द्वारा, जैसे कि नॉर्मली गर्मियों के सीजन के अंदर या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करने पर बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ जाएगा। जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्वेट ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और ये स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होकर स्वेट जो होता है मतलब पसीना उसको रिलीज करती है। यही पसीना जो होता है वो स्किन के ऊपर फिर क्या होता है, जमा हो जाएगा, और जमा होने के बाद ये पसीना जो होता है, क्योंकि ये पानी क्या करेगा कि बॉडी के अंदर जो हीट जो होती है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको क्या कर देगा, डाउन कर देगा। इस तरीके से स्किन जो होती है वो क्या करती है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको भी क्या करती है, रेगुलेट करती है या मेंटेन करने का काम करती है। तीसरा फंक्शन जो होता है वो सिंथेसिस का होता है। सिंथेसिस मतलब निर्माण करने का। स्किन जो होती है वो विटामिन डी जो होता है उसको क्या करते हैं, सिंथेसिस करने का काम करती है। स्किन के अंदर एक लिपिड होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सूर्य का प्रकाश जो है उसके द्वारा फिर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी के अंदर, और यही विटामिन डी जो होता है वो फिर कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है उस करता है, और उसी के द्वारा बोन जो उसको स्ट्रेनिंग मतलब मजबूती जो है वो प्रदान करता है। फंक्शन जो होता है स्किन का वो होता है सेंसेशन का। कि स्किन जो होती है उसके अंदर क्या होती है कि नर्व एंडिंग होती है, और ये नर्व एंडिंग जो होती है वो क्या करती है कि सेंसेशन जो है उसको रिसीव करने का काम करती है। स्किन जो उसके अंदर सेंसर रिसेप्टर होता है, जैसा कि हमने पढ़े थे, और ये सेंसर रिसेप्टर जो होते हैं वो टेम्परेचर का है, पेन का है, टच का है, प्रेशर का है, उसके सेंसेशन जो है वो रिसीव करते हैं, और रिसीव करके ब्रेन जो है उसको तक पहुंचाने का काम करते हैं। सेंसेशन का काम भी स्किन का हो जाएगा। अगला स्किन का जो फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन का। तो स्किन जो होती है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है, स्किन से बाहर निकालती है। इसके अलावा यूरिया जो है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। यूरिया को ज़्यादातर जब किडनी जो है वो फेलियर हो जाता है या किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, किडनी से यूरिया बाहर नहीं निकलता है, उस कंडीशन में स्किन जो है उसके द्वारा यूरिया जो है उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है, मतलब बॉडी से यूरिया बाहर निकलता है करती है। तो एक तो एक्सक्रीशन जो है वो फंक्शन हो जाएगा स्किन का। अगला जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन का। स्किन जो है यूँ तो हर चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसका स्किन जो है एब्जॉर्प्शन करती है, जैसे कि ड्रग्स जो होती है, कुछ ड्रग्स होती है जैसे डाइक्लोफेनिक ड्रग जो है, या कुछ हार्मोन जो है जैसे पैचेज के रूप में लगाए जाते हैं स्किन के ऊपर, तो वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके ब्लड जो उसके अंदर पहुँचाने का काम करती है। तो एक तो फंक्शन ये हो जाएगा। अगला स्किन का फंक्शन जो है वो स्टोरेज का है। तो स्किन जो होती है वो कुछ लिपिड जो होते हैं उसको स्टोर करने का काम करे। इसके अलावा वाटर जो होता है उसको भी स्टोर करने का काम करती है, और यही वाटर जो होता है वो बॉडी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगला एक स्किन जो होती है वो वाटर बैलेंस जो है उसका भी काम करती है। वाटर का बैलेंस स्किन कैसे करती है, पसीने के द्वारा पानी को बाहर निकालती है। दूसरा स्किन जो होती है वाटर जो इसको स्टोर करती है, उस वाटर को स्टोर करके ब्लड वेसल्स के अंदर जो पानी जो है उसकी मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। तो एक तरह से वाटर बैलेंस जो है वो भी फंक्शन हो जाएगा स्किन जो है उसका। स्किन जो है उसकी बनावट कैसी है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वो बॉडी में हमारे काम क्या करती है, वो अगले वीडियो के अंदर स्किन जो है उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज कंडीशन आपको पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे। स्किन जो है उसको और ज़्यादा डिटेल में अब यदि आप चाहते हो तो कमेंट करना, इसको हम सेपरेट वीडियो के अंदर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देख लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।